तो देखो, अब से थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो बनाया था एचडीबी फाइनेंशियल आईपीओ के ऊपर, और उसमें मेजर सवाल यही था कि मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ शेयर होल्डर कैटेगरी में, कैसे पता करना है। और जब भी कोई शेयर होल्डर कैटेगरी का आईपीओ आता है, काफ़ी सारे कन्फ्यूजन लोगों में पता नहीं क्यों हो जाता है। अप्लाई कैसे करना है, मिलने के चांसेस क्या रहेंगे, क्या प्रोपोर्शनेट बेस पे अलॉटमेंट होता है कि नहीं होता है। बहुत सारे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं आपके दिमाग में। तो आज इस वीडियो में एचडीएफसी फाइनेंशियल का जो आईपीओ आने वाला है, मेन बोर्ड, उसका पूरी तरीके से जितने भी आपके डाउट्स हैं सारे क्लियर होने वाले हैं सिर्फ इस सिंगल वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेट के बारे में। तो डेट है 25 जून 2025 और क्लोज हो जाएगा 27 जून। उसके बाद से यहाँ पे अलॉटमेंट आएगा 30 तारीख को, क्योंकि बीच में सैटरडे संडे आ रहा है। रिफंड 1 जुलाई को हो जाएगा। डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट भी 1 तारीख को होंगे और अगले दिन 2 जुलाई को हो जाएगी इसकी लिस्टिंग। ये क्लियर हो गया। दूसरा है 35% रिटेल कैटेगरी। आपको पता है इशू साइज 12,500 करोड़ के आसपास है। इसमें से 1,000 करोड़ के आसपास ऑफर सेल फॉर सेल और 2,500 करोड़ के आसपास है फ्रेश इशू। ये भी आपको पता है क्योंकि ये वेबसाइट पे अवेलेबल है। डीआरएसपी फाइल कब हुई है? तो आज हुई है। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। रिकॉर्ड डेट मतलब कि आपने शेयर बाई किया है तो आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, ये कैसे पता करना है? तो 18 तारीख को जितने लोगों ने 18 तारीख तक एचडीएफसी का एक सिंगल शेयर भी बाई करके रखा है, होल्ड करके रखा है, तो एलिजिबल हैं एचडीबी फाइनेंशियल में शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए। चलिए, ये दो दो ये भी क्लियर हो गई। मेजर क्या है? आईपीओ इशू प्राइस क्या होने वाला है, लॉट साइज क्या रहने वाले हैं, ये क्लियर करना बाकी है। तो उसके लिए हम आ जाते हैं अपने टेलीग्राम पे, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो अब यहाँ पे शेयर होल्डर कैटेगरी में देखा जाए तो यहाँ पे जो 10% तक रखा गया एक्सरसाइज, यानी 1250 करोड़ शेयर होल्डर्स के लिए रखा गया है। और एलिजिबिलिटी की लिए बात करें तो रिकॉर्ड डेट के पहले, यानी जो मैंने आपको बता दिया है पहले ही, मैक्सिमम आप अप्लाई कर सकते हो 2 लाख के अंदर रहना चाहिए। 2 लाख से ऊपर जाएगा तो आप एचएनआई में आ जाओगे। अब हम बात कर लेते हैं शेयर होल्डर कैटेगरी के बाद आप क्या कर सकते हो, फायदे क्या है। लेकिन आपको डाउट हो रहा होगा कि क्या करना चाहिए, प्राइस बैंड क्या रहने वाला, तो नीचे आ जाते हैं, सिंपल सा। चलिए, ये भी डाउट क्लियर ही कर देते हैं। 700 से लेके 740 रुपए का प्राइस बैंड रखा गया। 20 शेयर हैं लॉट साइज के लिए, 12,500, ये ऑलरेडी बता दिया। एलिजिबिलिटी शेयर होल्डर कैटेगरी में है। नीचे आ जाते हैं तो एक लॉट में 20 शेयर आएंगे तो 14,800 रुपये का आपका जो शेयर का मतलब कि एक लॉट का जो प्रीमियम है वो 14,800 लगने वाले हैं। और ये नीचे इनके जो नंबर्स ऑफ एप्लीकेशन है, जितने रिजर्व रखे गए हैं, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो और आप टेलीग्राम से भी ये डिटेल ले सकते हो। अब अप्लाई कैसे करना है शेयर होल्डर कैटेगरी में, ये तो चीज़ें हो गई कि क्लियर हो गया। अब कि भैया प्राइस बैंड भी पता चल गया, रिकॉर्ड डेट भी पता चल गया, इशू साइज कितने का हो रहा है ये भी पता चल गया, अलॉटमेंट कब होने वाला है, लिस्टिंग कब होने। अब हमें जानना है कि अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार अप्लाई करेंगे शेयर होल्डर कैटेगरी में, तो उनको ये चीज़ें नहीं पता रहती है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहली चीज़, आप कैसे अप्लाई करोगे? तो यहाँ पे आप जस्ट नीचे आ जाओ, आपको मिलेगा 4 ऑप्शन। एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं सबसे पहले, ताकि आपको समझने में ईज़ी रहे। जब भी आईपीओ ओपन होगा तो ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, सेम यही देखने को मिलेगा, क्योंकि रिटेल भी रहेगा, एम्प्लॉय कैटेगरी भी रहेगी, अदर यानी शेयर होल्डर कैटेगरी भी रहेगी, और एनआई कैटेगरी और क्यूआईबी कैटेगरी, ये सेम आपको देखने को मिलेगा। रिटेल किस-किस में लगा सकता है? तो एनआई में लगा सकता है, रिटेल में लगा सकता है, और कुछ रिटेल होते हैं जो एम्प्लॉय कैटेगरी में भी लगा देते हैं, जिनकी एप्लीकेशन बाद में हो जाते हैं कैंसल। अदर्स में भी आप अप्लाई कर सकते हो। बचना किससे है ये भी बताऊंगा, और अप्लाई कैसे करना है ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज है कि आप अगर शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो, तो मैक्सिमम, अगर देखो इसमें भी एक अगर कंफर्म अलॉटमेंट चाहिए, तो इन केस इशू साइज बड़ा है तो 3x सब्सक्राइब होता है, तो कम से कम आपको 3 लॉट तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। अदर्स में जितना टाइम सब्सक्राइब हुआ उतना, और मैक्स आपको 13 लॉट अप्लाई कर सकते हो, जिसमें कंफर्मेशन अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जब ये भी ओवर सब्सक्राइब होता है तो इसमें भी प्रोपोर्शनेट लॉटरी बेस पे अलॉटमेंट मिलता है।
ये चीज़ें आपको क्लियर रहनी चाहिए कि भैया मेरे पास शेयर है तो मेरा अलॉटमेंट पक्का है, इस भरोसे मत रहिएगा। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा आता है तो शेयर होल्डर कैटेगरी में भी लॉटरी बेस्ड अलॉटमेंट होता है। दूसरी चीज़, आप अगर शेयर होल्डर हो तो आपको बेनिफिट भी मिलते हैं। एक शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद आप रिटेल में अप्लाई कर सकते हो, या फिर एक शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करने के साथ स्मॉल एसएनआई, या फिर एक शेयर होल्डर कैटेगरी के बाद बिग एसएनआई, इस चीज़ों में लगा सकते हो। अगर आप एम्प्लॉय नहीं हो तो एम्प्लॉय कैटेगरी को भूल के भी टच नहीं करना है, या फिर जल्दबाजी में रिटेल की जगह पे एक शेयर होल्डर कैटेगरी और एक एम्प्लॉय कैटेगरी में नहीं अप्लाई करना है, हो जाएगा एप्लीकेशन आपका कैंसल। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब जितने लोगों ने यहाँ पे शेयर होल्डर के लिए आज अप्लाई किया था, मतलब कि आज शेयर बाय किया है, तो उनको रिकॉर्ड डेट यानी कल था, तो अब कोई फ़ायदा है नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से इसमें इशू साइज़ बहुत बड़ा है, तो आराम से रिटेल कैटेगरी में भी अलॉटमेंट मिल जाएँगे। तो अब बात कर लेते हैं लिस्टिंग गेन के बारे में। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कम से कम 25% के आसपास का लिस्टिंग गेन 30% तक का मिल सकता है इस आईपीओ में। अगर मार्केट सही होता है तो 25 से 30% का लिस्टिंग गेन इसमें मिल सकता है। डिपेंड करता है कि अभी के सब्सक्रिप्शन कैसे आते हैं, एंकर लिस्ट कैसी आती है। अभी बाकी सारी डिटेल आनी बाकी है। ये तो आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे। अब पिछले आईपीओ में मैंने बताया था कि एग्जांपल भी लाया था कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बाद और टाटा टेक उसके बाद से उतने धमाकेदार हमें शेयर होल्डर कैटेगरी में अलॉटमेंट देखने को नहीं मिले थे। हालाँकि जो आईपीओ का प्राइस बैंड रखा गया है, वो काफ़ी सही रखा गया है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो अनलिस्टेड मार्केट में ₹1250 का एक शेयर है, और लिस्टेड मार्केट यानी अब जब आईपीओ का प्राइस बैंड आ चुका है, तो ₹740। मतलब कि अगर आपने अनलिस्टेड मार्केट से शेयर बाय किया होगा, तो पर शेयर के आप ₹500 लॉस में होगे। वहाँ से तो शेयर आपको मिल जाए, जितना चाहो वहाँ पे उतना शेयर आपको मिल जाएगा, लेकिन लॉस में आप रहोगे। यही हाल एनएससी के आईपीओ में भी होने वाला है और एनएसडीएल के आईपीओ में भी होने वाला है। अब जिनके पास भी बजाज एचडीबी फाइनेंशियल के शेयर्स हैं, मतलब अनलिस्टेड से बाय किए, अब उनके शेयर्स हो जाएंगे फ्रीज। 6 महीने तक आप भैया बेच नहीं सकते उसको। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई है। और भी कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप इतना क्लियर समझाने के बाद आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और क्या आप एक्साइटेड हैं इस आईपीओ को लेके, क्योंकि मोस्ट अवेटिंग आईपीओ में से भी एक था, और अगले महीने एक और आ रहा है एनएसडीएल का, तो उसकी भी रिव्यू करेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप अप्लाई करोगे नहीं करोगे, कमेंट करके जरूर बताना।